स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट क्या है? 2003 में हुई एक डिटेल मैथमेटिकल और जियोग्राफिकल रिसर्च के बाद यह कॉन्क्लूड किया गया था कि अर्थ का जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट टर्की में स्थित है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम साइंटिफिक रिसर्च करके धरती का जियोग्राफिकल सेंटर पॉइंट तो ढूंढ सकते हैं, पर उसके वर्ल्ड पावर के सेंटर पॉइंट को ढूंढना एक टेढ़ी खीर है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अगर हम मिड 20th सेंचुरी की बात करें, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रही कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी, तब दुनिया के वर्ल्ड पावर का सेंटर इन दोनों महान शक्तियों से अलग यूएसए के पास एक छोटे से आइलैंड नेशन पर जा टिका था। यही नहीं, इसी दौरान सिर्फ इस छोटी सी कंट्री के पीछे शुरू हुए मिसाइल क्राइसिस से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने तक की स्थिति पैदा हो गई थी। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हम किस आइलैंड नेशन की बात कर रहे हैं? चलिए हम आपको एक क्लू देते हैं, और वो है कि इस कंट्री का साल्सा डांस बड़ा ही फेमस है, और साथ ही फेमस है यहाँ की कॉफी और सिगार। जी हाँ, शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं क्यूबा की। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद आपको क्यूबा की अनोखी कहानी से रूबरू कराना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे क्यूबा एक नेशन के तौर पे डेवलप हुआ और इस जर्नी में उसने किन कठिनाइयों का सामना किया। इसके अलावा क्यूबा के इस ट्रांसफॉर्मेशन में फिदेल कास्त्रो और चे गवारा जैसी महान हस्तियों का क्या योगदान रहा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS1 के वर्ल्ड हिस्ट्री और GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 22 अगस्त क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, क्यूबा नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बहामास, वेस्ट में मेक्सिको और ग्वाटेमाला, साउथ में जमाइका और केमन आइलैंड्स और ईस्ट में हैती से घिरा हुआ है। लगभग 4200 आइलैंड्स का ये आर्कीपेलागो है, जो 19 डिग्री से 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 74 डिग्री से 85 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच नदर्न कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन की मीटिंग पॉइंट पर लोकेटेड है। क्यूबा, जो इस आर्कीपेलागो का प्रिंसिपल आइलैंड है, 4 स्मॉलर आइलैंड ग्रुप से घिरा हुआ है। ये स्मॉलर आइलैंड ग्रुप्स हैं कोलोराडोज आर्कीपेलागो, सबाना कैम्यूगे आर्कीपेलागो, जार्डिन्स डेल अरीना आर्कीपेलागो और द कैनरियोज आर्कीपेलागो। अगर हम क्यूबा के मेन आइलैंड की बात करें तो इसकी लंबाई 1250 किलोमीटर है, और इसका कुल लैंड एरिया लगभग 1,04,556 स्क्वायर किलोमीटर है, जो क्यूबा के टोटल एरिया का लगभग 95% है। ये मेन क्यूबा आइलैंड कैरिबियन सी का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये मेन आइलैंड मोस्टली फ्लैट या रोलिंग प्लेन से ही बना हुआ है, लेकिन इसके साउथ ईस्ट में सियरा माएस्ट्रा माउंटेन्स लोकेटेड है, जिसकी हाईएस्ट पॉइंट पिको टुर्क्यूनो है, और इसकी ऊंचाई 1974 मीटर है। दोस्तों, क्यूबा की ज्योग्राफिकल पोजीशन के बाद अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें, तो क्योंकि पूरा क्यूबन आइलैंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में लोकेटेड है, इसलिए यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और इक्वेटर से वार्म ओशन वाटर लाने वाले कैरेबियन करंट की वजह से क्यूबा के लैटिट्यूड पोजीशन के कंपैरिजन में यहाँ कंपैरेटिवली वार्मर क्लाइमेट देखने को मिलता है। साथ ही कैरिबियन सी के वार्म टेम्परेचर और गल्फ ऑफ मेक्सिको में इसकी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से क्यूबा में फ्रीक्वेंट हरिकेन्स भी देखने को मिलते हैं, जो ज़्यादातर अगस्त से अक्टूबर मंथ के बीच आते हैं।
तो तो क्यूबा में आने वाला आखिरी हरिकेन इडा था, जो अगस्त 2021 में आया था, लेकिन ये कम इंटेंसिटी वाला हरिकेन था। वहीं बीते सालों में सितंबर 2017 में आया हरिकेन इरमा यहाँ का सबसे विनाशकारी हरिकेन था, जो 1924 के बाद क्यूबा में आने वाला पहला 5th कैटेगरी इंटेंसिटी वाला हरिकेन था। इरमा ने क्यूबा में भारी तबाही मचाई थी और इससे क्यूबा को लगभग $13.2 बिलियन का नुकसान देखने को मिला था। साथ ही इस हरिकेन और इसके इम्पैक्ट से आने वाले फ्लड में 10 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, इतिहास में इन हरिकेन से अलग क्यूबा एक ऐसी तबाही का भी केंद्र बिंदु रहा है जो अगर हो जाती तो शायद दुनिया ही खत्म हो जाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले आइए थोड़ा क्यूबा के इतिहास के बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, 15th सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस के अराइवल के पहले क्यूबा में टाइनो और गुआनाहाटाबे नाम की 2 ट्राइब्स रहा करती थीं। लेकिन इस इन्वेजन के बाद 15th सेंचुरी से 1898 तक क्यूबा स्पेनिश कॉलोनी बनकर ही रहा। वहीं 1898 में हुए स्पेनिश अमेरिकन वॉर और उसके बाद इन दोनों देशों के बीच 1898 में साइन हुई पेरिस ट्रीटी के चलते 1902 तक क्यूबा स्पेन से आजाद होकर यूएसए का प्रोटेक्टोरेट बनकर रहा। लेकिन अंततः 20th में 1902 को क्यूबा को यूएसए से भी फॉर्मल इंडिपेंडेंस मिल गई और यहां से उदय हुआ रिपब्लिक ऑफ क्यूबा का। फिर भी सही मायनों में क्यूबा इसके बाद भी अमेरिका के हाथों की कठपुतली ही बनकर रहा, जहां क्यूबा में यूएसए द्वारा उठाए जा रहे डेमोक्रेटिक मेजर्स के तहत चुनी जाने वाली सरकार और इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग के नाम पर तय होने वाली इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन रिलेशंस दोनों में ही यूएसए का सीधा इंटरफेरेंस था। साथ ही क्यूबा मिड 1950s तक यूएसए के एक्सटेंडेड इंटरेस्ट को पूरा करने का माध्यम ही बना रहा। इन्हीं परिस्थितियों में क्यूबन मिलिट्री ऑफिसर फुल्हेंसियो बेटिस्टा ने यूएसए के सपोर्ट से आर्मी कू करके क्यूबा में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और 1952 से 1959 तक क्यूबा में अपनी डिक्टेटरशिप स्थापित रखी। इस दौरान यहाँ करप्शन, ऑपरेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपने चरम पर थे। इन्हीं कारणों के चलते मिड 1950s से ही यहाँ फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में बटिस्टा की डिक्टेटोरियल रेजिम के अगेंस्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गई। 1958 में कास्त्रो की जुलाई 26 मूवमेंट एक लीडिंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप बनकर उभरी और पर्दे के पीछे से मिल रहे यूएस आर्म्ड सपोर्ट के बलबूते पर फिदेल कास्त्रो की फोर्सेस ने 8 जनवरी 1959 को कैपिटल पर कब्जा कर लिया। इसी बीच सत्ता को अपने हाथों से छिनता देख डिक्टेटर फुल्हेंसियो बटिस्टा भी क्यूबा से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, फिदेल कास्त्रो की विजन और चे गवारा जैसे कैपेबल लीडर्स द्वारा लीड किए जा रहे इस आर्म्ड रेबेलियन को शुरुआत में यूएस का पूर्ण सहयोग प्राप्त था, क्योंकि बीते सालों में यूएस के बटिस्टा से संबंध खराब हो चुके थे और ऐसे में इस रेजिम चेंज को यूएस अपने लिए बेनिफिशियल मान रहा था। लेकिन यूएस की उम्मीदों के उलट सत्ता पर काबिज होते ही न्यू क्यूबन गवर्नमेंट ने न केवल कम्युनिस्ट पार्टी को लीगलाइज कर दिया, बल्कि फरवरी 1960 में कास्त्रो ने सोवियत वाइस प्रीमियर एनास्तास मैकोवेन के साथ मिलकर एक कमर्शियल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। साथ ही क्यूबा में एग्रेरियन रिफॉर्म्स को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करके क्यूबन गवर्नमेंट ने यूएस बेस्ड लैंडलॉर्ड्स का वर्चस्व ही समाप्त कर दिया, जिससे क्यूबा और यूएसए के रिश्ते में और भी ज्यादा खटास आ गई। क्यूबा को वापस अपने सुपरफिशियल कंट्रोल में लेने और कास्त्रो को सबक सिखाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल 1961 को यूएसए की ओर से प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के आदेश पे बे ऑफ पिग्स नाम का एक इन्वेजन भी किया गया। इस कोवर्ट आर्म्ड ऑपरेशन का उद्देश्य था कि क्यूबन रेफ्यूजीज को आर्म्ड और ट्रेंड करके क्यूबा में कास्त्रो की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाए। लेकिन यहां भी यूएस को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि क्यूबन मिलिट्री ने बड़ी आसानी से इस ऑपरेशन को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया और इस हार से तिलमिलाए यूएस ने 1962 में क्यूबा पर ढेरों इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए। और इसी दौरान अक्टूबर और नवंबर 1962 में हुए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंकाएं तेज कर दी थी। लेकिन क्यूबा के बारे में थोड़ा और जानने और अपने इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको इस मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया 2 ग्रुप्स में बंट रही थी। एक था यूएसए और उसके सहयोगी देश और दूसरा था यूएसएसआर। क्योंकि अब तक 2 वर्ल्ड वॉर्स ऑलरेडी हो चुके थे, इसलिए सीधे युद्ध में उतरने के बजाय ये दोनों ही वर्ल्ड पावर्स डिप्लोमेटिक वेपन्स और अपनी सीक्रेट सर्विसेज के सहारे प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रही थी। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स के इस फेज को कोल्ड वॉर कहते हैं।
ऐसे में दोनों देश अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और साइंटिफिक एडवांसमेंट के माध्यम से एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगी हुई थी। इस सब के बीच यूएसएसआर पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से यूएसए ने अपनी न्यूली प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएसएसआर के करीब अपने सहयोगी देश इटली और टर्की में डिप्लॉय कर दी थी। वहीं क्यूबा में कास्ट्रो गवर्नमेंट स्टैब्लिश होने के बाद यूएसएसआर को भी क्यूबा में अपना एक नया सहयोगी मिल गया था, जहां उसने यूएसए को उसी की भाषा में जवाब देने के उद्देश्य से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए। इस शॉर्ट बट इंटेंसिव न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट को ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से हम जानते हैं। हालांकि दिसंबर आते आते ये क्राइसिस तो रिजॉल्व हो चुकी थी, लेकिन तब तक क्यूबा यूएसएसआर का एक फॉर्मल अलाई बनकर उभर चुका था। वहीं 1963 में यूएसएसआर की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए क्यूबा ने कंट्री में फुल फ्लेश्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक कम्युनिस्ट सिस्टम अपना लिया, और आज भी क्यूबा उन चुनिंदा देशों में से एक है जो इतने रिफॉर्म्स होने के बाद भी मोर और लेस एक फुल फ्लेश्ड कम्युनिस्ट मॉडल को ही फॉलो करता है। दोस्तों, क्यूबन रिवॉल्यूशन के पहले क्यूबन इकोनॉमी यूएस कंपनीज ही डोमिनेट किया करती थी, जिसके चलते क्यूबा का 80% ट्रेड इन्हीं कंपनीज पर निर्भर था। क्यूबा की पब्लिक यूटिलिटीज, रेल रोड और सारी ऑयल रिफाइनरीज भी यूएस बेस्ड फर्म्स ही कंट्रोल किया करती थी। साथ ही क्यूबन आइलैंड का आधे से ज्यादा कृषि योग्य लैंड भी यूएस डेवलपर्स ही ओन करते थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस रिवॉल्यूशन के पहले क्यूबा अपनी नीड्स और इकोनॉमी के फंक्शनिंग के लिए पूरी तरह से यूएस पर ही निर्भर था। वहीं रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर के कोलैप्स के पहले लेट 1980s तक क्यूबा पूरी तरह यूएसएसआर की सब्सटेंशियल एड और शेल्टर्ड मार्केट्स पर ही निर्भर था। लेकिन यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद इन सब्सिडीज के छिन जाने से क्यूबन इकोनॉमी एक रैपिड डिप्रेशन के फेज में चली गई, जहां 1990 से 1993 के बीच उसकी जीडीपी 33% से ज्यादा नीचे गिर गई। सोवियत यूनियन के डिसएसोसिएशन से जन्म लेने वाले क्यूबा के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के फेज को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में स्पेशल पीरियड के नाम से जाना जाता है। अपने इस क्राइसिस से उभरने के लिए क्यूबा ने लिमिटेड फ्री मार्केट ओरिएंटेड मेजर्स का सहारा लिया, जिससे फूड, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज की सीवियर शॉर्टेजेस को कम किया जा सके। साथ ही कुछ रिटेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर किया गया, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा बिजनेस में यूएस डॉलर के यूज को लीगलाइज करने के साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को भी इनकरेज किया गया, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट देने के साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व्स को भी इंक्रीज किया जा सके। इसी तरह सोवियत यूनियन से होने वाले सब्सिडीज फूड इंपोर्ट के बंद होने पर क्यूबा ने एक यूनिक फार्म सिस्टम ऑर्गेनोपोनिकॉस डेवलप किया। फिर भी क्यूबन इकोनॉमी का सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में एडहेरेंस साफ देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी लार्जली स्टेट कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी ही है, जहां ज्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट द्वारा ही ओन्ड है, और इसके चलते ज्यादातर लेबर फोर्स भी स्टेट की ही एम्प्लॉय है। हालांकि बीते कुछ डिकेड्स में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड भी साफ देखा जा रहा है, जहां 1981 में इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का शेयर महज 8.2% था, वहीं 2016 में यह बढ़कर 22% हो गया, और 2018 की स्थिति में क्यूबा की नॉमिनल जीडीपी $100 बिलियन के करीब रजिस्टर की गई थी। वहीं अगर हम क्यूबा के नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो क्यूबा निकल और कोबाल्ट का एक मेजर प्रोड्यूसर है। साथ ही यहाँ ऑयल रिजर्व्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा क्यूबा शुगर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको, फिश, सिट्रस फ्रूट्स, कॉफी, बीन्स, राइस, पोटैटोज और लाइवस्टॉक के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए भी जाना जाता है। साथ ही क्यूबा अपने टूरिज्म सेक्टर और स्पेशली यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, कैनेडियन और अमेरिकन कंज्यूमर्स के बीच अपने मेडिकल टूरिज्म की वजह से भी काफी फेमस है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश का संविधान हमें यह आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और धर्म के आधार पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है। इसी बात को और प्रोमिनेंटली स्टैब्लिश करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। लेकिन क्यूबा में ऐसा नहीं था, वहां रिलीजन के बेसिस पर भी परसिक्यूट किया जाता था। यही नहीं, एक पर्सन की रिलीजन की वजह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जॉब्स और एजुकेशंस में डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन 1959 के बाद से इसमें तेजी से बदलाव आने लगा था, और 1976 गवर्नमेंट ने क्यूबन सिटीजन्स को कुछ शर्तों के साथ रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड कर दी। वहीं 1992 क्यूबन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली अमेंड करके टोटल रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई। आज क्यूबा की लगभग 60% पॉपुलेशन कैथोलिक रीजन को फॉलो करती है। वहीं सेंटेरी क्यूबा का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है।
जो कि कैथोलिसिज्म और ट्रेडिशनल योरुबा रिलीजन्स का एक ब्लेंड है। और जैसा कि हमने बताया कि क्यूबा लंबे समय तक एक स्पेनिश कॉलोनी रहा है, इसलिए यहाँ की प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी स्पेनिश ही है। दोस्तों, अगर हम क्यूबा को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1959 में हुए क्यूबन रिवॉल्यूशन के बाद इंडिया क्यूबा की न्यू फिदेल कास्ट्रो गवर्नमेंट को मान्यता देने वाले सबसे पहले नेशंस में से एक था। यही नहीं, रिवॉल्यूशन के बाद फिदेल कास्ट्रो ने भविष्य में भारत से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एर्नेस्टो चे गवारा को 2 वीक के इंडियन विजिट पर भी भेजा गया था, जहां 30 जून 1959 को गवारा की मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान नेहरू जी ने गवारा को एक आइवरी हैंडल्ड खुकरी गिफ्ट की थी, जो आज भी हवाना के सेंट्रो डी स्टूडियोज चे गवारा में संरक्षित है। अपनी इस 2 वीक विजिट के दौरान गवारा ने इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्णा मेनन और प्लानिंग कमीशन के मेंबर से भी मुलाकात की थी। साथ ही इंडिया से ट्रेड बढ़ाने और भविष्य के अवसर तलाशने के उद्देश्य से गवारा ने कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को भी विजिट किया। हालांकि चे गवारा वायलेंट स्ट्रगल को प्रेफर करते थे, पर फिर भी भारत के दौरे से लौटकर उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग की प्रशंसा करते हुए भारत के बारे में लिखा कि भारत में युद्ध नाम का शब्द लोगों के जहन में भी एग्जिस्ट नहीं करता। यही कारण है कि इंग्लिश कॉलोनियलिज्म का दंश 150 साल तक झेलने के बाद भी उन्होंने अपने देश को सिर्फ अहिंसा के बल पर आजाद करा लिया। क्यूबा की तरफ से किए गए इन्हीं प्रयासों के चलते गवारा की इस विजिट के 6 महीने बाद ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल करने और क्यूबन रिवॉल्यूशन से अपनी सहमति जाहिर करने के उद्देश्य से इंडिया ने जनवरी 1960 में हवाना में अपनी एम्बेसी स्टैब्लिश कर दी। इसके बाद से ही क्यूबा और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कॉर्डियल बने हुए हैं। 1973 और 1983 में क्यूबन प्रेसिडेंट फिदेल कास्ट्रो भारत आए और भारत की ओर से 1985 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने और 2006 में मनमोहन सिंह ने क्यूबा का दौरा किया। साथ ही इंडिया और क्यूबा दोनों ही नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य हैं और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे आज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो 1980s में इनके बीच का बायलैटरल ट्रेड $300 मिलियन के आसपास का था, लेकिन यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद और इंडिया के लिबरलाइजेशन के बाद से इसमें लगातार कमी आई है। फिर भी इंडिया से मेनली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक एंड रबर आर्टिकल्स, मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस क्यूबा एक्सपोर्ट किए जाते हैं और क्यूबा से इंडिया में टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगार्स और रॉ हाइड्स और लेदर का इंपोर्ट होता है। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी क्यूबा देश के बारे में। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। And the question is, why does the Cuban Missile Crisis stand as a singular event during the Cold War? Analyze. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।